बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंजम्पशन बिहेवियर को। और कंजम्पशन के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंजम्पशन को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली दो मेन रीज़न इसी वजह से हम कंजम्पशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसमें पहला रीज़न ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती हैं। यानी फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती हैं वो थ्रू कंजम्पशन इफ़ेक्ट करती हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमी को। अब देखें जो मेन एलिमेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली हमारा जो है वो रिटर्न ऑन हमारी सेविंग्स होता है। और जितनी सेविंग रिटर्न ज़्यादा होगा तो सेविंग्स लोग ज़्यादा करते हैं, और जब लोग सेव ज़्यादा करते हैं इट मीन्स वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं। और जब कंजम्पशन कम होती है तो इसका मतलब है, देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है y = c + i + g। अब इसमें देखिए आउटपुट की एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है या बेसिक इक्वेशन है, उसका एक मेन एलिमेंट कंजम्पशन है। तो जब हाई रिटर्न्स के ऊपर लोग सेव करना स्टार्ट करते हैं, कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़ होती है। ज़ाहिर है अगर ये पोर्शन डिक्रीज़ होगा तो ओवरऑल जो हमारा जीडीपी होता है इस पर भी इफेक्ट होता है और जीडीपी भी डिक्रीज़ होता है। तो इस वजह से कंजम्पशन बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है। और उसके अलावा दूसरा ये रीज़न है कि बहुत सारे एम्पिरिकल जो रिसर्चेज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कंजम्पशन को स्टडी करने पे। तो इस वजह से हम भी कंजम्पशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कंजम्पशन बिहेवियर बेसिकली दो तरह का होता है। पहला तो होता है कंजम्पशन अंडर सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सर्टेनिटी एंड व्हाट इज अनसर्टेनिटी। और सेकेंडली होता है कंजम्पशन अंडर अनसर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो होता है वो सर्टन होता है, उसको पता होता है अपनी वेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ टाइम इनकम के बारे में, और फिर वो अकॉर्डिंगली कंज्यूम करता है। और अनसर्टेनिटी का मतलब है वो उसको कुछ भी मालूम नहीं है, नेक्स्ट टाइम के बारे में कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, तो उससे भी उसकी कंजम्पशन बिहेवियर पर इफेक्ट होता है। हम इन दोनों चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं नंबर 1 पार्ट, द कंजम्पशन अंडर सर्टेनिटी। और ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारे पास परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस भी है। यानी ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का भी आइडिया है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो जब ये हम एज एन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहले हम अजम्पशंस को देख लेते हैं। इसमें ये है, फर्स्ट अजम्पशन ये है कि जो हाउस होल्ड होता है एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड होगा और इसकी जो लाइफ होगी वो फाइनाइट लाइफ होगी। यानी रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड हैज़ अ फाइनाइट लाइफ। ठीक है, फाइनाइट लाइफ। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज हिज लाइफ टाइम यूटिलिटी, टू मैक्सिमाइज हिज लाइफ टाइम यूटिलिटी। ये हमारी इसकी फर्स्ट असम्पशन आ जाती है कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड है जिसकी फाइनाइट लाइफ है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। चूँकि हम कंजम्पशन का जिक्र कर रहे हैं तो यूटिलिटी जो है वो बेसिकली उसकी कंजम्पशन का ही फंक्शन होगा। और फाइनाइट लाइफ का मतलब है कि इसकी लाइफ में काफ़ी पीरियड्स हैं, तो इसलिए हम इसको समेशन लिखते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो 1 से लेकर T तक हो सकती है, या हम इसको कैपिटल T इज़ फॉर होल लाइफ और दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ, फंक्शन के लिए हम एफ भी लिखते हैं, यहाँ पे हम यू लिख लेते हैं, इज सी टी, कंजम्पशन ऑफ द टाइम। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी क्या चीज़ है, असल में उसकी कंजम्पशन का ही एक फंक्शन है। तो ये उसकी फर्स्ट असम्पशन हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की, एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड है जिसकी फाइनाइट लाइफ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने अपनी लाइफ टाइम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, और ये उसकी यूटिलिटी की फॉर्म है। दूसरी बात ये है इसमें कि जाहिर है उसकी कोई इनिशियल वेल्थ है। द हाउस होल्ड हैज इनिशियल वेल्थ A0, ठीक है, एंड हिज इनकम इन पीरियड T1 इज Y1, T2 इज Y2 एंड सो ऑन। तो जब वो अपने कंप्लीट टाइम पर पहुंचेगा यानी फुल लाइफ टाइम पे जाएगा तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, YT। इसका मतलब है कि ये देखें Y1, Y2, Y3, जब हम उसकी पूरी इनकम को सम अप करते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन T वेरीज फ्रॉम 1 to कैपिटल TYI। अब उसके पास दो चीज़ें हैं, एक उसकी इनिशियल वेल्थ है और एक उसकी लाइफ टाइम इनकम है। और इसमें सर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट में ये दोनों चीज़ें जो होती हैं
ये इसको गिवन होती हैं या नॉन होती हैं, यानी अपनी जो उसकी लाइफ टाइम इनकम है वो भी उसको नॉन होती है और जो उसकी इनिशियल वेल्थ है ये दोनों चीज़ें उसको पता होती हैं। इसी वजह से इस मॉडल को हम सर्टेनिटी के लिए प्रेफर करते हैं और इसको हम सर्टेनिटी केस में स्टडी करते हैं। फिर हम आ जाते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर। अब तीसरी चीज़ ये है, यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं दे कैन बोरो, ठीक है, इंडिविजुअल बोरो कर सकते हैं किसी एक्सोजेनस रेट पे, जाहिर है एक्सोजेनस रेट होगा उस पर वो बोरो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम डिस्कशन में सिंपलिसिटी के लिए जो हमारा रेट है या इंटरेस्ट रेट है उसको हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, यानी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, यानी एक तो बंदे की टोटल कंजम्पशन आ गई, उसके बाद उसकी यूटिलिटी है और उसकी इनिशियल वेल्थ है और उसकी इनकम है। तो हम इसकी बजट कंस्ट्रेंट को हम कैसे लिखेंगे? बजट कंस्ट्रेंट अब उसकी क्या बन जाती है? सम ऑफ बजट कंस्ट्रेंट में हमारे पास बेसिकली आइडिया क्या होता है कि जो कंजम्पशन होती है हमारी वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगी हमारी इनिशियल वेल्थ के प्लस हमारी टोटल इनकम की, ठीक है, यानी हम इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो कंजम्पशन का सम हम किसे लिखते हैं? T वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल T C T, ठीक है, समेशन का सम आ गया लेस देन इक्वल टू A नॉट इनिशियल वेल्थ आ गई, सम ऑफ इनकम हमने अभी लिखा है T वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल T बाय I। तो ये हमारी फॉर्म बन जाती है बजट कंस्ट्रेंट की। अब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर के, जो हाउस होल्ड रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड है हमारे पास उसका बिहेवियर क्या है। अब उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अपनी इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो बिहेवियर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखें जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड है उसमें ये जो बजट कंस्ट्रेंट है वो इक्वलिटी के साथ हम लिख सकते हैं। तो हम इसको जब लैंग्वेजियन में लिखेंगे यानी हम इस फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं T वेरी फ्रॉम कैपिटल T C T कैपिटल, ये अब लेस देन इक्वल से हम इक्वल टू में लिख रहे हैं प्लस समेशन T वेरी फ्रॉम 1 टू कैपिटल T बाय I। अब हमने इसको लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन में लिखा है। तो लैग्रेंजियन में हमारा यूटिलिटी फंक्शन होता है वो प्लस लैम्डा इनटू हमारी बजट कंस्ट्रेंट होती है, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन हमारा जो था बेसिकली हम चूँकि बात किसकी कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसकी यूटिलिटी का फंक्शन लिखा पहले और फिर ये आगे कंजम्पशन के साथ उसकी इनकम को हमने इक्वल करके लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा यूटिलिटी क्या थी? T इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ CT, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन था। और उसके बाद प्लस लेमडा ये आ गया। बजट कंस्ट्रेंट लिखने के लिए हमने पहले ये टर्म लिखी उस साइड वाली A नॉट प्लस सिग्मा T इज इक्वल टू 1 कैपिटल T बाई I, और इसको जब हम एक तरफ लेकर के यहाँ ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ गई है कंजम्पशन वाली साइन। अब ये हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो हम चूँकि चेंज इन कंजम्पशन देख रहे हैं, कंजम्पशन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन या C एंड अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और उसके बाद हम इस पर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे। तो जब हम करली L बाय करली C करेंगे तो आप देखें यहाँ पे इस टर्म के अंदर यानी U का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको U प्राइम भी लिख सकते हैं। तो U प्राइम CT लिख लेते हैं इसको हम सारे समेशन के साथ में प्लस लेमडा। जब यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो C की टर्म नहीं है, ये जीरो हो गया, यहाँ पे भी कोई CT की टर्म नहीं है, जीरो हो गया, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ CT की टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। जब हम इसका CT के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आता है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास करली C इज इक्वल टू U प्राइम CT माइनस लेमडा, ये हमारे पास टर्म होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है कि जो हमने लैग्रेंजियन पे ये डेरिवेटिव लिया इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इट मीन्स कि ये जो पूरी टर्म है इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। U प्राइम CT माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है? U प्राइम CT इज इक्वल टू लेमडा, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। अब आप देखें कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हमेशा क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज की? कंजम्पशन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन। किसके इक्वल आ गई है? लेमडा के, और लेमडा क्या होता है? कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है।
यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो किसी कांस्टेंट की इक्वल आ गई है। इसका मतलब है ये जो हमारी वैल्यूज थी फर्स्ट टर्म की जो कंजम्पशन थी दैट इज इक्वल टू सेकंड टर्म्स कंजम्पशन, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सो ऑन टी पीरियड तक। इसका मतलब ये सब इक्वल है। तो इस एक पीरियड ये है, एक पीरियड ये, एक पीरियड ये, तो इस सब का जब हम सम करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी जो टोटल कंजम्पशन है वो इक्वल आ गई है लाइफ टाइम इनटू कंजम्पशन सी। ये सब इक्वल है ना इसके, तो ये लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी कंजम्पशन। अब देखिए टोटल कंजम्पशन जो है हमने यहाँ पे जो अपनी बजट कंस्ट्रेंट थी, अगर इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट करें, यानी बजट कंस्ट्रेंट हमारी क्या थी, बजट कंस्ट्रेंट थी हमारी सम ऑफ टी वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल टी, सी टी इज इक्वल टू इक्वलिटी साइन के साथ हम इसको लिख रहे थे। इनिशियली हमने ये साइन यूज किया था और बाद में लैग्रेंजियन में लेके जाने के लिए हम इसको इक्वलिटी के साथ लिख रहे थे। इनिशियल वेल्थ प्लस सम ऑफ इनकम, टी वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल टी वाई आई। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी यहाँ पे हमारे पास था सी टी इज इक्वल्स टू ए नॉट टी वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल टी वाई आई। हमने कंजम्पशन को डिस्कस करना है, ये टर्म टी वहाँ जाकर डिवाइडेड है, तो कंजम्पशन हमारे पास क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू इनिशियल वेल्थ प्लस सम ऑफ इनकम। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। लेट्स सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर बी आ गई, ये हमारे कंजम्पशन के बिहेवियर को शो करती है। अब ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, ये इक्वेशन ये बताती है जो कंज्यूमर होता है वो अपनी लाइफ टाइम रिसोर्स, अब देखिए इनिशियल वेल्थ और उसकी जो पूरी लाइफ की इनकम है ये उसकी सारी लाइफ टाइम वेल्थ है, ये इसकी है लाइफ टाइम वेल्थ। अब वो लाइफ टाइम वेल्थ को इक्वली डिवाइड करता है अपने हर पीरियड ऑफ लाइफ के लिए। टी जो है उसकी टोटल लाइफ है, तो इसमें उसको चूंकि ये चीज़ें नोन थी और उसने इनको इक्वली जो आपस में डिवाइड कर लिया। अब इसमें देखो जो उसकी एक्चुअल इनकम है, यानी ये तो सम है ना, एक्चुअल इनकम जो है वो किसी किसी टाइम के अंदर फ्लक्चुएट करेगी, यानी कभी कम हो सकती है कभी ज़्यादा हो सकती है। तो जब एक्चुअल इनकम फ्लक्चुएट करती है तो उसकी जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट इनकम एंड करंट इनकम, करंट इनकम इनका जो डिफरेंस होता है, परमानेंट में से अगर आप करंट इनकम को माइनस करें तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी इनकम, यानी उस वक्त की उस टाइम की इनकम, किसी टाइम ये ज़्यादा होगी और किसी टाइम ये कम होगी। अब ट्रांजिटरी इनकम जो होती है जब ये हाई होती है तो पीपल क्या करते हैं, कंजम्पशन तो करते ही हैं, लेकिन ट्रांजिटरी इनकम हाई होने की वजह से वो अपनी सेविंग्स को हाई कर लेते हैं, वो अपनी सेविंग्स को हाई कर लेते हैं, सेविंग्स हाई करते हैं और इनको कहीं वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं। ठीक हो गया। और अगर जब ये वाई टी जो है वो लो होता है, अब वाई टी लो होता है तो वो क्या करते हैं, या तो वो प्रीवियस जो उनकी सेविंग्स थी उनको यूज करते हैं, एक उनके पास ये ऑप्शन है प्रीवियस सेविंग्स को यूज करें, और दूसरा उनके पास ये ऑप्शन है कि हमने भी डिस्कस किया था कि वो बोरो भी कर सकते हैं, बोरो करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से। किस कंडीशन में, जब उनकी ट्रांजिटरी इनकम कम है, वो बोरो भी कर सकते हैं और वो प्रीवियस सेविंग्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कंजम्पशन को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो कंजम्पशन को स्मूथ करने के लिए या प्रीवियस सेविंग्स यूज करेंगे या फिर वो बोरो करेंगे। तो बेसिकली यही जो है वो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो मोडिग्लानी एंड फ्रेडमैन ने दिया था उसका बेसिक आइडिया भी है कि वो कंजम्पशन को स्मूथ करने के लिए प्रीवियस सेविंग्स भी यूज कर सकते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसको जो है कोई रकम बोरो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था